नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। 5 की बात की शुरुआत कर रहे हैं आज रूस के चुनाव से, जहां व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार लगभग राष्ट्रपति बनने की कगार पे हैं और उनका राष्ट्रपति बनना हमेशा से तय था। उनके सामने 3 उम्मीदवार थे और वो तीनों ही क्रेमलिन की तरफ से खड़े किए गए लोग थे। लेकिन जब उनकी जीत हुई और कुल वोट का 87% हिस्सा पुतिन को मिला, तो उन्होंने कहा कि रूस का लोकतंत्र कई पश्चिमी देशों के लोकतंत्र से ज्यादा मजबूत है। लेकिन सच ये है कि इस चुनाव में एक भी ऐसा उम्मीदवार नहीं था जिसकी विश्वसनीयता हो। पुतिन के विरोधी अलेक्सी नावल्नी के समर्थकों ने प्रतीकात्मक रूप से विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। व्लादिमीर पुतिन ने लगभग 88% वोटों के साथ रूस के राष्ट्रपति चुनाव में एक धमाकेदार जीत दर्ज की। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि रविवार को मतदान खत्म होने के बाद पहले आधिकारिक नतीजों के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन ने 87.97% वोटों के साथ रूस का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया। राष्ट्रपति के तौर पर यह उनका 5वां कार्यकाल होगा। रूस की सत्ता में व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रूप में 1999 से बने हुए हैं। बोरिस येल्त्सिन ने खराब स्वास्थ्य के चलते 1999 में रूस की सत्ता की बागडोर व्लादिमीर पुतिन को सौंपी थी। तब से वो कोई चुनाव हारे नहीं हैं। तो रूस में व्लादिमीर पुतिन की सरकार जो है वो कायम रहेगी 88% वोटों के साथ। В этой связи я хочу прежде всего поблагодарить граждан России. Мы все одна команда. Всех граждан России, которые пришли на избирательные участки и проголосовали. Еще раз хочу сказать, это чрезвычайно важная вещь. Она не носит формально-юридического характера. Источником власти в стране является российский народ. तो व्लादिमीर पुतिन ने जीत के बाद लोगों को संबोधित किया और इस जीत के बाद व्लादिमीर पुतिन ने कुछ चेतावनियां भी दी हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह वहां पर हैं और वो रूस से ये सीधी रिपोर्ट भेज रहे हैं। देखते हैं उमाशंकर की ये रिपोर्ट। राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर से चुनाव जीत लिया है। जो वोटों का आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक उन्हें 87.6 यानी कि करीब 88% जो वोट है वो मिला है। और ये जो उनकी विक्ट्री है वो सोवियत एरा के बाद, सोवियत संघ के काल के बाद मिली सबसे बड़ी जीत है। और वो अपना जब ये 6 साल का टर्म पूरा कर लेंगे 2030 में, तो वो स्टालिन के बाद सबसे लंबे समय तक रूस को रूल करने वाले शासक जो हैं वो बन जाएंगे। जो ये विक्ट्री है, जो ये मार्जिन है, उसके ज़रिए रूस की ये कोशिश है पश्चिमी देशों को ये दिखाने की कि किस तरीके से रूस के जो लोग हैं वो राष्ट्रपति पुतिन के पीछे खड़े हैं और इतनी बड़ी तादाद में निकलकर उन्होंने वोट किया। हालांकि अमेरिका हो या यूके हो या जर्मनी हो या फिर पोलैंड जैसे देश जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये चुनाव न तो फ्री था न फेयर था। और जिस तरीके से ओपोनेंट्स को, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को इम्प्रिजन किया गया, उनको जेल में डाला गया, सेंसरशिप लगाया गया, उसके मद्देनज़र जो चुनाव का जो नतीजा है वो कोई मायने नहीं रखता। हालांकि रूस की तरफ से इस तरह के आरोपों को सीधे से खारिज किया गया है। और खुद राष्ट्रपति पुतिन ने जो अपनी विक्ट्री स्पीच दी और उसके बाद जो उन्होंने अपने वोटर्स से कहा उसमें, और जो पत्रकारों से उन्होंने कहा कि जो रूस का जो लोकतंत्र है वो बेहतरीन लोकतंत्र है। और ये भी उन्होंने कहा कि जो कोई भी आलोचना कर रहे हैं उसका कोई आधार नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने लंबे समय के बाद पहली बार अलेक्सी नावल्नी का नाम लिया, जो कि अपोजिशन के नेता थे, जिनकी हाल ही में जेल में मृत्यु हो गई और जिसके लिए आरोप लगाया गया कि उनकी हत्या की गई है। और आरोप जो है नावल्नी की पत्नी ने खुद प्रेसिडेंट पुतिन तक पर लगाया, जिसको कि क्रेमलिन की तरफ से खारिज किया गया। तो उनका नाम लेकर उन्होंने कहा कि जो लोकतंत्र है वो बिल्कुल सही तरीके से यहाँ चल रहा है। और जो नावल्नी की तरफ से जो एक आवाज़ दी गई थी, जिस आवाज़ को उनकी पत्नी ने आगे बढ़ाने का काम किया यूलिया ने, और जो मिड डे प्रोटेस्ट जो एक आयोजित किया गया जिसमें लंबा क्यू बनाने की बात की गई, उसका कोई असर जो है वो चुनाव नतीजे पे नहीं पड़ा, ये पुतिन की तरफ से कहा गया है। तो अब अपनी इस जीत के साथ वो नए एक 6 साल के टर्म के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मई में जो है वो नया शपथ ग्रहण होगा 7 मई को, और उसके बाद जो है वो नए सिरे से
अपने रूल को आगे बढ़ाएंगे। तो ये पूरा एक आंकड़ा है जिसमें ये दिखाता है कि जो रूस की जनता है वो किस तरीके से पुतिन के साथ खड़ी है। हालांकि बहुत सारे सवाल इस बात को लेकर भी हैं, जो उनके जो मेन ओपोनेंट थे उनको महज 4% या उससे भी कम जो है वोट मिला, और बाकी के जो दो कैंडिडेट हैं वो तीसरे और चौथे पोजीशन पे रहे। तो 88% वोट के साथ पुतिन जो हैं वो रूस के राष्ट्रपति एक बार फिर से चुन लिए गए हैं और नए कार्यकाल का जो आगाज है वो होने जा रहा है। मॉस्को में उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। भारतीय मूल के अभय सिंह रूस के कुर्स्क प्रांत के विधायक हैं। 1991 में वो पढ़ने के लिए रूस गए थे और फिर वहीं बस गए। हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह ने राष्ट्रपति चुनाव समेत विभिन्न मुद्दों पर उनसे ये बातचीत की है। तो इस वक्त मैं कुर्स्क में हूं और हमारे साथ हैं अभय सिंह, जो कि यहाँ के डेपुतात हैं, जो कि रूसी भाषा में डेपुतात कहा जाता है, जो कि एमएलए के समकक्ष होते हैं। तो कुर्स्क की जो प्रांतीय असेंबली है वहाँ पर ये एमएलए हैं और अभी हमें कुर्स्क, जो कि एक तरह से एक्टिव वॉर जोन है, यहाँ के बारे में इनके साथ बातचीत करेंगे। पश्चिम के कई देश और अमेरिका जैसे देश भी जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि जो इलेक्शन था वो फ्री फेयर नहीं था। ये बहुत ही सैंक्शंस, बहुत ही जो सेंसरशिप है वो इम्पोज किया गया था, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को इम्प्रिजन किया गया था, उस बीच में इलेक्शन हुआ है। तो इसको यहाँ पे क्या ऐसे मानने वाले लोग भी हैं, क्योंकि इस तरह के वॉइस हैं क्या, क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी है ये बताई जाती है? बिल्कुल, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। अब तो हैं 2-3 दिन से हैं यहाँ पे। आप तो देखे ही होंगे, कोई किसी को ज़बरदस्ती ला नहीं रहा है वोटिंग करने के लिए, और ऐसा नहीं है कि किसी अपोनेंट को तंग किया गया हो और किसी को मना किया जा रहा हो कि आप उसको वोट ना दें, इसको वोट दें, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर एलेक्सी नवल्नी की बात करें तो जिस तरीके से उनकी जो वाइफ हैं, जो एलेक्सी नवल्नी की मौत के बाद जो उन्होंने पहले कॉल दिया था मरने के पहले ही कि एक मिड डे प्रोटेस्ट जो है वो किया जाए, और इसके लिए लंबी क्यू जो है लगाने की बात की थी, जिसका जिक्र कल पुतिन ने भी किया अपने स्पीच में सवालों का जवाब देते हुए उसके बाद पत्रकारों के। तो क्या आपको लगता है कि एक रेसिस्टेंस है यहाँ पे प्रेसिडेंट पुतिन के अगेंस्ट? आप दुनिया में किसी भी समय, दुनिया में किसी भी कोने पे ले लीजिए तो 100% जनता किसी भी एक लीडर को कभी सपोर्ट नहीं कर सकती है। थोड़ा बहुत तो अपोजिशन के लोग होते ही हैं। और जहाँ तक नवाल्नी का सवाल है, मैं शॉर्ट में इतना ही कहना चाहता हूँ, वो तो अब जीवित नहीं है। देखिए, अगर आप फॉरेन कंट्री के, आप जिस देश में रह रहे हैं, आप उस देश में नहीं दूसरे देश के फाइनेंशियल स्टेटस पे आप डिपेंड करते हैं। आपकी सारी पॉलिटिक्स, राजनीति विदेशी पैसे से हो रही है, एनजीओ के थ्रू। तो अब ये तो सही फेयर राजनीति नहीं हुई, ये किसी दूसरे देश का इंटरफेरेंस हो जाएगा हमारे देश में। जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि यहाँ पे भारतीय भी बहुत तादाद में, भारतीय छात्र भी बहुत तादाद में हैं, आप भी भारतीय ओरिजिन के हैं, हालांकि नागरिक अब रूस के हो गए हैं, यहाँ पे आप एमएलए हैं। तो भारतीयों की क्या उम्मीद यहाँ पे है और किस तरीके से आपको अप्रोच करते हैं वो? देखिए, इंडियंस यहाँ मैक्सिमम लोग तो पढ़ने वाले हैं, कुछ लोग हैं भी जो काम करते हैं, और हमारे सोशल मीडिया के थ्रू इंडिया से भी लोग हमारे संपर्क में आते हैं। हर तरह के लोग हैं, और एज अ इंडियन ओरिजिन अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो मैं अपने तरफ से कोशिश करता हूँ। ये थे भारतीय मूल के विधायक, रूसी विधायक, और रूस के अलावा यूक्रेन के डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़ापोरिज्जिया और खेरसोन जैसे क्षेत्रों में भी वोटिंग हुई है। इन जगहों पर 2022 में यूक्रेन का कब्जा था, लेकिन यूक्रेन से युद्ध के दौरान अब इन पर रूस का कब्जा है। यहां पर वोटिंग कैसी रही? उमाशंकर की रिपोर्ट। ये कुर्स्क है, ये रूस के उन 5 प्रांतों में से एक है जिसकी सीमा यूक्रेन से लगती है। कुर्स्क शहर से जो यूक्रेन की सीमा है वो 100 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर है। ये शहर जो है वो रूस के सबसे पुराने शहरों में से एक है, और 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो लार्जेस्ट टैंक बैटल हुआ था जर्मनी के साथ, वो कुर्स्क वॉर के रूप में जाना जाता है। और उस वॉर के बूते जो है द्वितीय विश्व युद्ध का जो कोर्स है वो बदल गया था, और यहाँ
अब 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया उसके बाद से ये इलाका जो है फिर से एक बार बैटल जोन बन चुका है। यहाँ पे लगातार ड्रोन हमले जो हैं वो इस इलाके में होते हैं। कई तेल रिफाइनरी जो हैं वो उसकी जद में आ चुके हैं। ये भी कहा जा रहा है कि रूस का जो तेल है उसका जो 10% हिस्सा इस इलाके में वो ड्रोन अटैक्स में जो यूक्रेन की तरफ से किए जा रहे हैं उसमें नष्ट हो चुका है। यहाँ से लाखों लोग जो हैं वो पलायन कर चुके हैं, सुरक्षित इलाकों की तरफ गए हैं, मॉस्को और दूसरे शहरों की तरफ गए हैं। तो एक बार फिर से ये बैटल जोन है और यहाँ से हम आपको रूस की तरफ से जो युद्ध है उसकी जानकारी, उसके अलग अलग एस्पेक्ट को लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्थिति है वो अभी भी भयावह है और बेलगोरोद, ब्रयांस्क के साथ साथ कुर्स्क का जो रीजन है वो काफी ज्यादा वनरेबल है यूक्रेन के हमले के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से यूक्रेन की तरफ से जो ड्रोन अटैक हुए जिसको लेकर काफी एक जो प्रतिक्रिया है वो रूस की तरफ से भी आई। राष्ट्रपति पुतिन ने ये कहा कि ये दखलंदाजी की और व्यवधान डालने की कोशिश है चुनाव में यूक्रेन की तरफ से। खैर चुनाव तो अब संपन्न हो चुका है। जो राष्ट्रपति पुतिन है वो एक बार फिर से भारी मार्जिन से जीत गए हैं, लेकिन इस इलाके में जो स्थिति है वो भयावह बनी हुई है। तो यहाँ से हम अलग अलग एस्पेक्ट आपके लिए लेकर आने की कोशिश करेंगे। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। और हम कुछ ही देर में आपको दिखाएंगे कि जीत के तुरंत बाद पुतिन ने तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी क्यों दे डाली है। लेकिन पहले बिहार के चुनाव की खबर। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हो गया है। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार में 40 की 40 सीट जीतने का लक्ष्य हमारा है और पिछले बार हम लोग 3 पार्टियों के अलायंस में 2019 का चुनाव लड़े थे। भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल यूनाइटेड। इस बार 2 और पार्टियों का सहयोग हम लोगों के साथ बढ़ा है जो पिछले बार महागठबंधन में थे, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और आरएलएसपी उस समय था जो आरएलएम के तौर पर आज के तारीख में है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आज सभी लोग, सभी 5 पार्टियों के, सबके नेताओं के सहयोग से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के मार्गदर्शन में और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के निर्देशन में, आदरणीय चिराग पासवान जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, सभी लोगों के सहमति से बिहार में हम गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। विस्तृत तौर पर आदरणीय विनोद तावड़े जी आपको बताएंगे, लेकिन स्पष्ट है कि 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार और 40 की 40 सीट जीतकर देश में जो 400 पार का हमारा संकल्प है उसको आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आप जो बिहार विजय के लिए प्रतीक्षारत हैं, उस प्रतीक्षा के संदर्भ में विधिवत घोषणा और संबोधित करेंगे हमारे यशस्वी राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार के चुनाव प्रभारी माननीय विनोद तावड़े जी। मेरा सविनय निवेदन होगा माननीय विनोद तावड़े जी से कि आपको संबोधित करें। नमस्कार। बिहार एनडीए के सभी आदरणीय नेतागण, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा, ऐसे सभी का जो एनडीए गठबंधन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा। भले पार्टी के अपने अपने चुनाव चिन्ह अपने अपने सीटों पे अलग हो, लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एनडीए की सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी और सभी सीटें जीत कर आएंगी। ये हमारा विश्वास है। हमने कहा था कि 48 घंटे में हम सीटों का बंटवारा
क्या हमें हुआ है, ये हम आपको घोषित करेंगे। और आज हमने सीटें कौन सी पार्टी के चिन्ह पर एनडीए लड़ेगी, इसकी जानकारी मैं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें एनडीए के साथ लड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर एनडीए के साथ लड़ेगी। लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीट पर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर, ऐसे सीटों का बंटवारा हमने आपस में कर लिया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर और सासाराम 17 सीटें। जनता दल यूनाइटेड वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद और शिवहर। लोक जनशक्ति पार्टी वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा गया और राष्ट्रीय लोक मोर्चा काराकाट, ऐसे 40 सीटों पर एनडीए बिहार में मजबूती से आने वाले चुनाव लड़ेंगे और फिर एक बार मोदी सरकार ये जो नारा है वो जमीन पर उतारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीटों का बंटवारा हो गया है। यहाँ पे एनडीए के जो गठबंधन है उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, वैशाली और खगड़िया की लोकसभा सीट मिली है। बीजेपी यहाँ पर कुल 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जेडीयू 16 सीटों पर, एलजेपी यानी कि चिराग पासवान की जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, उसे 5 सीटें मिली हैं और जो हम पार्टी है जितिन राम मांझी की, उसे 1 सीट मिली है। वो गया से चुनाव लड़ेगी और आरएलएम है एक इनकी सहयोगी जो 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। तो इस तरह से सीटों का बंटवारा बिहार में हो चुका है। और वापस अब चलते हैं रूस की खबर पे, जहां पर पुतिन ने एक लैंडस्लाइड जीत हासिल कर ली है और ये साफ कर दिया है कि रूस की राजनीति पर व्लादिमीर पुतिन का निर्विरोध कब्जा बना हुआ है। जब उनकी जीत हुई और कुल वोट का 87% हिस्सा पुतिन को मिला तो उन्होंने कहा कि रूस का लोकतंत्र कई पश्चिमी देशों के लोकतंत्र से ज्यादा मजबूत है। लेकिन सच ये है कि इस चुनाव में एक भी ऐसा उम्मीदवार नहीं था जिसकी विश्वसनीयता हो। देखिए ये रिपोर्ट।
व्लादिमीर पुतिन का 5वीं बार राष्ट्रपति बनना हमेशा से तय था। उनके सामने 3 उम्मीदवार थे और वो तीनों क्रेमलिन की ओर से खड़े किए गए थे। लेकिन जब उनकी जीत हुई और कुल वोट का 87% हिस्सा पुतिन को मिला, तो उन्होंने कहा कि रूस का लोकतंत्र कई पश्चिमी देशों के लोकतंत्र से कहीं ज्यादा मजबूत है। जीत के बाद पुतिन ने पत्रकारों से बात की तो उन्होंने रूसी राष्ट्रपति कैंपेन की जमकर तारीफ की और कहा कि अमेरिका से बेहतर है। कहा कि ये पारदर्शी और बिल्कुल सही है, अमेरिका की तरह नहीं जहां $10 में वोट खरीदा जा सकता है। साथ ही एक आक्रामक पुतिन ने पश्चिमी देशों को तीसरे विश्व युद्ध की धमकी भी दे डाली और कहा कि एक और आक्रामक रूस का सामना विश्व को करना होगा। मुझे लगता है मौजूदा दुनिया में सब कुछ संभव है, लेकिन मैंने पहले ही कहा है और पूरी तरह से साफ है कि ये यानी नाटो के साथ संभावित सीधा संघर्ष पूरी तरह तीसरे विश्व युद्ध से एक कदम दूर होगा। इसमें शायद ही किसी की दिलचस्पी हो। लाखों लोगों ने इसलिए पुतिन को उनके 5वें कार्यकाल के लिए वोट दिया क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। इसकी सबसे बड़ी वजह है क्रेमलिन ने पूरे राजनीतिक परिदृश्य से कोई भी क्रेडिबल प्रतिद्वंदी रहने ही नहीं दिया। या तो पुतिन के विरोधियों को जेल में डाल दिया गया या वो निर्वासन में रहे। रूस का चुनाव कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होने वाला था, यानी ऐसा नहीं था जिसमें सबको समान अवसर मिले। कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार निकोलाई खारितोनोव को 4% से थोड़ा ज्यादा वोट मिला और उनके साथ ही उम्मीदवारों को इससे भी कम। तीनों ही उम्मीदवार गंभीर नहीं थे और खारितोनोव ने तो पुतिन की अपने कैंपेन में तारीफ भी की। पश्चिमी देशों ने रूस के चुनाव की निंदा करते हुए कहा है कि ये चुनाव न तो स्वतंत्र थे न ही निष्पक्ष। जर्मनी ने इस चुनाव को सेंसरशिप, दमन और हिंसा के बीच का छद्म चुनाव कहा। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरून ने रूस के चुनाव की निंदा करते हुए कहा, यूक्रेन के क्षेत्र में गैर कानूनी तरीके से चुनाव कराए गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी तानाशाह एक और चुनाव कर रहे हैं। लेकिन जीत के बाद विजय भाषण में पुतिन ने रूस और नेटो के टकराव पर सवाल पूछे जाने पर कहा कि आधुनिक विश्व में सब कुछ संभव है। ये भी कहा कि ऐसा होता है अगर, तो ये तीसरे विश्व युद्ध से बस एक कदम दूर होगा। पुतिन ने ये भी कहा कि नेटो की सेनाएं पहले ही यूक्रेन में सक्रिय हैं और ये उनके लिए ठीक नहीं क्योंकि वो वहां बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं। पश्चिमी देशों को ये समझना होगा कि वो एक मजबूत और ज्यादा आक्रामक रूस से टक्कर ले रहे हैं। तो पुतिन की जीत से न सिर्फ रूस पर पुतिन की पकड़ मजबूत होती है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये साफ संदेश है कि रूस के अंदरूनी समीकरण और अंतर्राष्ट्रीय नीति क्या है। ऐसे समय में जब रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव चरम पर है, खासतौर पर यूक्रेन और नेटो को लेकर, विश्व का भू राजनीतिक संतुलन बनाए रखने में रूस की बड़ी भूमिका भी होगी। तो कई सवाल हैं पुतिन की जीत पर। एक तो सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि पुतिन की इतनी मजबूत पकड़ क्यों और कैसे बनी है। क्या इसलिए क्योंकि किसी भी तरह के विपक्षी नेता को वहां खड़े नहीं होने दिया जाता, और इसके साथ साथ ये भी कि इस जीत से अब क्या बदल रहा है विश्व की जो राजनीति है वहां पर भी और रूस में, और इसके साथ जो पुतिन ने चेतावनी इस समय दी है कि तीसरा विश्व युद्ध से एक कदम सिर्फ दूर होगा अगर नेटो और रूस में टकराव होता है, तो एक ज्यादा आक्रामक पुतिन नजर आ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत अशोक सजनहार। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले जो पुतिन ने अपनी विजयी इसमें जो उनकी स्पीच थी उसमें जो कहा पूछे जाने पर कि नेटो से टकराव की का क्या भविष्य है, और उन्होंने कहा कि अब इस नए आधुनिक युग में सब कुछ संभव है और अगर ऐसा होता है तो ये तीसरे विश्व युद्ध से बस एक कदम पीछे होगा। तो ये एक आक्रामकता इस जीत के बाद भी जो दिख रही है, वो जीत गए हैं, लेकिन इसकी क्या वजह इस समय दिखती है? क्या कंपल्शन से पहले इसको बताया जा रहा था अशोक सजनहार के वो शायद चुनावों के लिए ये सब पोजिशनिंग कर रहे हैं, पर अब वो 6 साल के लिए बने रहेंगे। तो आप कैसे देखते हैं इस आक्रामकता को? देखिए, मैं ये समझता हूं नगमा, जो पुतिन अपनी मसल फ्लेक्सिंग बहुत समय से कर रहे हैं। आपको याद होगा जो जब उन्होंने ये युद्ध शुरू भी किया था उस समय भी उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करने का, जो अगर हमारे ऊपर हमला किया गया, हमारा को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हुई तो हम न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। तो मैं ये कहूंगा जो वो अपना मसल फ्लेक्सिंग पुश बैक पश्चिमी देशों के विरुद्ध वो करते रहे हैं।
और अभी वो जानते हैं, जो उनको बहुत ही स्ट्रांग उसमें आ गए हैं, पोजीशन में आ गए हैं, क्योंकि उनके लिए ये तो जीतना तो उनके लिए लाजमी था। जैसे आपने बिल्कुल ठीक बताया, जो कोई भी क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव नहीं था, ऑपोजिशन नहीं था, परंतु फिर भी पुतिन ये चाहते थे जो उनको जो जीत मिलती है वो बहुत ही बड़ी जीत होनी चाहिए, जिससे कि एक बहुत बड़ा संदेश जाना चाहिए पूरी दुनिया में और रूस में, जो पूरे कंट्रोल में है और पूरा डोमिनेट कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में वो ये बताना चाहते हैं जो वो पीछे हटने वाले बिल्कुल नहीं हैं, और इसीलिए उन्होंने ये कहा। हालांकि मैं समझता हूं ये इसका भी हमको समझना जरूरी होगा, जो उन्होंने ये भी कहा, जो तीसरा विश्व युद्ध दुनिया में कोई नहीं चाहता है। उन्होंने कहा एक कदम दूर होंगे, परंतु ये भी उन्होंने बताया जो कोई भी नहीं जाना चाहता है तीसरे युद्ध की, विश्व युद्ध की तरफ। और ये मैं समझता हूं जो एक रे ऑफ पॉजिटिव लाइट थी उनके कमेंट में, उनके स्टेटमेंट में। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि उसके पहले भी, चुनाव के पहले भी उन्होंने एक बार एक परमाणु युद्ध की भी धमकी दी, फिर सवाल ही पूछा गया था, पर उन्होंने ये कहा था कि हाँ, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। तो एक बहुत ही अग्रेसिव और आक्रामक पुतिन दिख रहे हैं, और बार बार वो वेस्ट को यूक्रेन के हवाले से ही वो चुनौती दे रहे हैं, और नेटो से जो टकराव है वहां पर, अब जब पुतिन दोबारा यहाँ सत्ता में हैं और 6 साल तक और रहेंगे, उन्होंने जैसा कहा कि नेटो की सेनाएं पहले ही यूक्रेन में हैं और ये उनके लिए अच्छा नहीं है। तो ये जो टकराव है अब जियोपॉलिटिक्स पे, जो क्या आपको लग रहा है कि इसका असर पड़ेगा? पुतिन पहले भी रशिया में थे, एक मजबूती से वो वापस आए हैं, तो यूक्रेन में जो जंग जारी है उस पर, और वेस्ट के साथ जो उनका टकराव है, नेटो के साथ जो कन्फ्रंटेशन है। देखिए नगमा, उन्होंने कहा तो है जो यहाँ पर यूक्रेन में अभी नेटो के जो सैनिक हैं वो मौजूद हैं, परंतु मैं नहीं समझता हूँ वहां पर वो फॉर्मली मौजूद हैं। अगर कोई मर्सिनरी के तौर से कहीं से आ गए हों और वहां पर लड़ाई कर रहे हों तो वो अलग बात है, परंतु कोई फॉर्मली वहां पर नहीं आया है। जैसे कहा जाए, नेटो ट्रूप्स हैव नॉट लैंडेड, वहां पर बूट्स ऑन द ग्राउंड नेटो नहीं लेकर आया है। और मैं समझता हूं जो कोई भी नेटो देश नहीं चाहता है जो उनके बूट्स ऑन द ग्राउंड हो, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो। इसीलिए पिछले 2 साल से ज्यादा यही प्रयास किया जा रहा है, जो हम यूक्रेन को असला तो देंगे, वेपनरी देंगे, इक्विपमेंट देंगे, परंतु हम डायरेक्टली एंगेज नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे। और अभी भी मैं समझता हूं यही बात है, जो कोई भी देश इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। देखिए, मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं, जो रूस की तरफ से भी बहुत और देशों के सैनिक हैं जो लड़ाई कर रहे हैं, यहां तक कि भारत से भी उन्होंने कहा किसी को लोगों को लेकर गए हैं। मुझे मालूम है जो मध्य एशिया से बहुत सारे लोग गए हैं वहां पर, वो उनकी तरफ से लड़ रहे हैं। तो ये जो इनफॉर्मली लड़ाई कर रहे हैं ये अलग बात है, परंतु ये अब एक संदेश देना चाहते हैं पूरे पश्चिम को, यूरोप में, जो अब मेरा कंट्रोल टोटल है, पूरी जो मेरी अपनी जनता है, मेरी अपनी सिटीजनशिप है, नागरिक है, वो मेरे पीछे खड़े हैं ये यूक्रेन युद्ध को आगे ले जाने के लिए। और जो मेरे ख्याल से अभी अनफिनिश्ड एजेंडा है, ब्लैक सी के साथ में जो क्षेत्र है उसको वो कब्जा करेंगे, ओडिशा के ऊपर कब्जा करने का प्रयास करेंगे, तो मेरे विचार से वो पीछे हटने वाले नहीं है। तो ये उनका साफ संदेश है अमेरिका को और यूरोप को। और मेरे विचार से आखिरी बात में यही कहूंगा, जो अगर ये अमेरिका को ये संदेश देते हैं तो ये बाइडेन के लिए ठीक संदेश नहीं होगा, क्योंकि लोग वहां पर सोचेंगे जो बाइडेन अपने काम में असफल रहे हैं, क्योंकि वो पिछले 2 साल से ज्यादा, सबसे ज्यादा वही अमेरिका ही यूक्रेन को सहायता करता रहा है, परंतु उसमें वो सफल नहीं हो पाया है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका अशोक सज्जना हमारे साथ जुड़ने के लिए। पुतिन की जो ये आक्रामकता है उसका क्या मतलब है ये समझाने के लिए। लेकिन ये भी बता दें कि इस समय जो चुनाव हुए हैं वहाँ पर कोई भी पुतिन के विरोध में ऐसा मजबूत नेता नहीं था। हमें पता है कि अलेक्सी नावल्नी जो हैं वो आर्कटिक के एक जेल में कुछ दिनों पहले ही उनकी मौत हो गई, जो पुतिन के सबसे बड़े विरोधी थे और विरोध में उनके लगातार खड़े हुए थे। और अब जो कैंडिडेट्स खड़े किए गए थे वो क्रेमलिन द्वारा खड़े किए गए थे, इसलिए पश्चिमी देश ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जो चुनाव है ये निष्पक्ष नहीं है। ब्रेक के बाद दूसरी खबरों पे
लौटते हैं ब्रेक के बाद दिखाएंगे चुनावी चंदे को लेकर सुनवाई के दौरान वकील पर क्यों भड़के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कहा मुझ पर मत चिल्लाइए। और साथ साथ आपको बता दें कि आज रात 8 बजे देखिए बैटल ग्राउंड महाराष्ट्र संजय पुगलिया के साथ। चुनावी चंदे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में आदेश दिया है कि एसबीआई गुरुवार शाम के 5 बजे तक हलफनामा दे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ मामले पर सुनवाई के दौरान वकील मैथ्यू नेदुम्पारा पर भड़क गए। सीजेआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सुनवाई के दौरान नेदुम्पारा से कहा, आप मुझ पर चिल्लाइए मत। ये इसलिए हुआ क्योंकि इस पर लगातार बहस हो रही थी और वकील बार बार बीच में बोलने की कोशिश कर रहे थे। अगर आपको याचिका दाखिल करनी है तो एप्लीकेशन दीजिए, हम यहां आपकी सुनवाई के लिए नहीं बैठे हैं। Sir, I have got it with I've made myself. The entire judgment has. Second, you wait. One at a time. Sorry, Mr. Raghi. Yes. No, my submission is the entire judgment has been rendered behind the back of the public at large. This judgment doesn't constitute recidicator. This judgment doesn't constitute recidicator. 1 second. Yes. 1 second. This judgment is void. Please listen to me. You are not, 1 second. I am a citizen of this country. 1 second. Yes. Don't shout at me. No, I am very soft. Please listen to me. Yes. This is not a Hyde Park corner meeting, okay? You are in the court. Yes. You want to move an application? No, my lord. File an application. What I told Mr. Raghi applies to you. लोकसभा चुनावों की अधिसूचना जारी होने के साथ ही चुनाव आयोग एक्शन में आ गया है। सूत्रों के मुताबिक आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को हटा दिया है। इसके अलावा 6 राज्यों के गृह सचिवों को भी हटाया गया है। बंगाल, यूपी, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के गृह सचिव हटाए गए हैं। और सांपों से खिलवाड़ और ड्रग्स से जुड़े मामलों में यूट्यूबर एल्विश यादव ने कबूल किया है कि वो पार्टी में सांप और सांपों का जहर मंगवाता था। सूत्रों के मुताबिक एल्विश ने माना कि वो इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पहले से संपर्क में था। नोएडा पुलिस ने एल्विश पर नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट लगाया है क्योंकि स्नेक वेनम यानी सांप के जहर का इस्तेमाल नशे के लिए किया जा रहा था। एनडीपीएस एक्ट तब लगाया जाता है जब कोई ड्रग से जुड़ी साजिश में शामिल हो। इसमें आसानी से जमानत नहीं मिलती। इससे पहले कोर्ट ने कल एल्विश को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कल ही उसकी गिरफ्तारी हुई थी।